हेलो व्यूअर्स, अरमान अहमद दाऊद एक नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत है। आदाब और तस्लीमात के बाद अर्ज़ा है कि टॉपिक ज़रा लंबा है, इसलिए मैं तेज़ी से कम टाइम में निभाने की कोशिश करूँगा। आपसे दरख्वास्त है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करें। हमारी कौम के पिछले 2-3 महीने लोटों की डिस्कशन में गुजर गए। इस चक्कर में 2 इश्यूज़ खुलकर सामने आए: लोटों का वोट काउंट होगा या नहीं, और क्या पार्टी हेड का फैसला चलेगा या नहीं। चाहे पूरी पार्टी इस फैसले के खिलाफ हो या पार्लियामेंट्री पार्टी का फैसला चलेगा, क्या होगा असल में। जमहूरियत के खोखले दावे करने वाले और आइन के नारे लगाने वाली सियासी पार्टीज़, उनके वोटर्स, उनके हामी सहाफ़ी और दानिश्वरों का ख्याल है कि लोटे का वोट काउंट होना चाहिए और पार्टी हेड के पास पावर है, चाहे पूरी पार्टी मुखालिफ हो, तब भी इन मामलात में उसकी बात मानना ज़रूरी है। इस बात की मुज़हक़ा खेज़ी अपनी जगह, मगर आज हम इस मामले में आइन और अदलिया का असल मंशा बयान करने की कोशिश करेंगे। ये मेरी ज़ाती राय है आइन की तरमीम और अदलिया के फ़ैसलों के ज़ेर असर। सबसे पहले एक शुगल सुने। सीनियर सुप्रीम कोर्ट के वकील सलमान अकरम राजा तहरीक इंसाफ के एक लोटे अलीम खान के वकील थे और उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने ये डिफेंस लाइन ली कि डायरेक्शन जारी करना पार्लियामेंट्री पार्टी का काम है, ना कि पार्टी हेड का काम है। तो अब आप सोच लें कि मामलात कैसे हैं। 1973 के आइन में आर्टिकल 96 के ज़रिए लोटों के बारे में कानून लाया गया। जस्टिस सईदुज़्ज़मान सदीकी इस आर्टिकल की वजाहत करते हुए लिखते हैं कि वज़ीर कानून अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा ने असम्बली में अपनी तकरीर में इस बात पर जोर दिया था कि मेंबरान की तरफ से मौका परस्ती, मुहिमजोई और सियासी पार्टी के करता धरता की बात की खिलाफ वर्जी के रुझान की हौसला शिकनी करने की ज़रूरत है, जो कि आइन की शिक 96 में नज़र भी आ रहा है। आपको स्क्रीन में ये आर्टिकल नज़र भी आ रहा होगा, जिसके गिर्द लाल लाइन खींची गई है। जस्टिस सईदुज़्ज़मान सदीकी इस आर्टिकल की ये वजाहत करते हैं कि अगर किसी सियासी पार्टी के उम्मीदवार ने तहरीक अदम इत्माद में अपनी पार्टी के मेजॉरिटी के बरखिलाफ वोट दिया है तो उसका वोट मुस्तरद हो जाएगा। जस्टिस सईदुज़्ज़मान सदीकी के ये कमेंट्स वकला महाज बराए तहफ़्फ़ुज़ दस्तूर वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट में से लिए गए हैं। 1985 में इससे रिपील कर दिया गया आर्टिकल 96 का, और उसी साल के आखिर में पॉलिटिकल पार्टीज अमेंडमेंट एक्ट 1985 ले आया गया, जिसमें सेक्शन 8B का इजाफा किया गया, जिसके मुताबिक जब भी मेंबर सियासी पार्टी से डिफेक्ट करेगा या विड्रॉ करेगा तो उसी दिन से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये आपकी स्क्रीन में नज़र आ रहा है, याद रखिएगा, उसी दिन से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये 1985 की बात है। जस्टिस शफीउर रहमान अपनी एक जजमेंट में लिखते हैं कि एक मुंतखब मेंबर की डिफेक्शन वोटर्स के इत्तेमाद की वादा खिलाफी है। अगर ज़मीर के दबाव की वजह से ऐसा करना ही ज़रूरी है तो सिर्फ एक रास्ता है कि पहले इस्तीफ़ा दे और फिर नया इलेक्शन लड़े। लिखते हैं कि नुमाइंदगी की इस धोखाधड़ी से सियासी खुद मुख्तारी बेबस होकर रह जाती है। मैं पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ के सुना सकूँगा आपको, आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। लिखते हैं कि सेकुलर म्यारात पर भी डिफेक्शन जमहूरी आइन के अमल के साथ निरा मजाक है। इसके बाद 1997 में मुख्तलिफ तरमीम आती रहीं, कोर्ट केस होते रहे, छांगा मांगा होते रहे, और फिर आइन में 14वीं तरमीम की गई। ये 1997 की बात है, जिस पर जस्टिस सईदुज़्ज़मान सदीकी लिखते हैं कि ये यहाँ है कि हर सियासी पार्टी फ्लोर क्रॉसिंग जैसी बुराई की पुरजोर मजम्मत करती है और इस बदी को ख़त्म करने का वादा करती है, मगर कानूनी तारीख गवाह है कि जब वो पावर में होते हैं तो इस गैर इखलाकी हरकतों पर आंखें बंद कर लेते हैं। मेंबरान की डिफेक्शन और फ्लोर क्रॉसिंग की बुराई के खिलाफ अवाम के शोर गोगा पर 14वीं तरमीम लाएगी, जिसके खिलाफ एक वोट भी नहीं पड़ा। 14वीं तरमीम के प्रियम्बल में लिखा है कि हुकूमत की तश्कील और उसके फ़राइज़ मसबी को अदा करने में अदम इस्तेकाम को रोकने के लिए यह तरमीम लाई जा रही है। वोट काउंट हो जाएगा तो अदम इस्तेकाम हो जाएगा, ये समझिएगा। तो सवाल पैदा होता है कि अगर वोट ही काउंट करना है तो अदम इस्तेकाम कैसे रुकेगा। अदम इस्तेकाम तो सिर्फ उस सूरत रुक सकता है जब आइन में तरमीम लाने वाले का मंशा ये समझा जाए कि वोट भी काउंट नहीं होगा, क्योंकि अदम इस्तेकाम सिर्फ वोट काउंट ना करने की वजह से रुक सकता है। चीफ जस्टिस अजमल मियाँ 14वीं तरमीम के केस में अपनी जजमेंट में लिखते हैं कि इस शिक से मुल्क के सियासी हालात में इस्तेकाम पैदा होगा और फ्लोर क्रॉसिंग ख़त्म होगी। कहते हैं कि इस आर्टिकल का बुनियादी मकसद ये है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्लिमानी पार्टी की हदायत के खिलाफ वोट नहीं देना चाहिए। जस्टिस सईदुज़्ज़मान सदीकी इसी जजमेंट में लिखते हैं कि डिफेक्शन को ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर क्रॉसिंग की इखलाकी बुराई को ख़त्म करने के लिए बहुत जोर दिया है। फिर वो इस्लामी नुक्ते नज़र से डिफेक्शन की खराबी वाज़ह करने के बाद लिखते हैं कि इलेक्शन के बाद किसी मेंबर का डिफेक्ट करना वोटर के साथ लिए गए अपने वादे और जिम्मेदारी की नफ़ी है। लिखते हैं कि डिफेक्शन का इखलाकी तौर पे कोई जवाज़ नहीं। जस्टिस सईद की पूरी बात आप पढ़ ही सकते हैं स्क्रीन पे। इस सब के बावजूद भी ये समझना कि वोट काउंट होना चाहिए करप्ट प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देने वाली बात है, ना कि इससे करप्ट प्रैक्टिसेस रुकेंगी। इसके बाद 18वीं तरमीम आ जाती है, जिसमें 14वीं तरमीम में थोड़ी सी तब्दीली करके
اس کو زیادہ پوائنٹڈ بنا دیا گیا. منی بل کے ساتھ آئینی ترمیم بھی شامل کر لی گئی. پارٹی ڈسپلن، کوڈ آف کنڈکٹ اور پارٹی پالیسی کے خلاف ورزی کو نکال دیا گیا، اور پارلیمنٹری پارٹی کی ہدایت کے خلاف ووٹ کو صرف وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور عدم اعتماد کے ووٹ تک محدود کر دیا گیا. نوٹ کریں کہ 14ویں اور 18ویں ترمیم دونوں میں پارلیمنٹری پارٹی کی ہدایت کے مطابق ووٹ دینے کی بات ہے. پارٹی ہیڈ صرف ووٹ کے بعد ایکشن لیتے وقت منظر عام پہ آتا ہے. یہ دو الگ باتیں ہیں کہ پارلیمنٹری پارٹی کا فیصلہ پارٹی ہیڈ کے ذریعے آئے یا کسی پارلیمانی پارٹی کے سیکرٹری یا پارلیمانی پارٹی کے لیڈر کی طرف سے آئے. ہدایت بہرحال پارلیمنٹری پارٹی کی طرف سے ہونی چاہیے، فرد واحد کی نہیں ہو سکتی. اسی ججمنٹ میں، جس کا حوالہ پی ڈی ایم کے وکلاء نے سپریم کورٹ میں دیا تھا، جسٹس جواد ایس خواجہ لکھتے ہیں کہ اینٹی ڈیفیکشن کا قانون پارلیمانی جمہوریت کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے ضروری تھا، اور یہ کہ پارلیمنٹیرینز کو کھلی چھوٹ ہے کہ وہ جیسے مرضی ووٹ کریں، سوائے ان تین چیزوں کے جن کا ذکر 63 میں ہے. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جسٹس صاحب کے نزدیک تو ان تین چیزوں میں ووٹ دینے کی کھلی چھوٹ نہیں ہے، مطلب پارٹی ہدایت کے علاوہ ووٹ دے ہی نہیں سکتے، تو صاف ظاہر ہے کہ ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں کرنا، ورنہ کون سی پارلیمانی جمہوریت مضبوط و مستحکم ہوگی اگر ووٹ ہی کاؤنٹ کر لیا جائے تو. جسٹس عظمت سعید کے جس پیرا کو لے کر دانشور رول کر رہے ہیں آج کل، اس سے صرف 4 پیراگراف پہلے جو لکھا ہے وہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا. کہتے ہیں کہ 63A سے پہلے چھانگا مانگا اور سوات کے ہوٹلز کے ذریعے سیاسی عدم استحکام لایا جاتا تھا. چلتی حکومتیں ایک مسلسل خطرے میں ہوتی تھیں کہ اس طریقے سے گرا دی جائیں گی. اس فساد کو روکنے کے لیے 63A لایا گیا، جس سے سیاست میں استحکام آیا ہے اور بظاہر یہ جمہوریت کے لیے سازگار ہے. اب اگر یار لوگ یہ کہیں کہ ووٹ کاؤنٹ کرنا ہے تو فساد کیسے رکے گا بھائی؟ چلتی حکومت کا خطرہ کیسے ٹلے گا؟ اس سے آگے جسٹس عظمت سعید کی ججمنٹ کا وہ پیرا ہے جس کے مطابق کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے ہیڈ کے پاس پاور ہے ووٹ کے فیصلے کی، حالانکہ آئین میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. آپ کو اسکرین میں اس وقت 14ویں ترمیم دکھ رہی ہے. اس میں ہیڈ آف پولیٹیکل پارٹی کو صرف شو کا نوٹس دینے کی پاور ہے، اور جو ڈیفیکشن کے بعد ہوگا، جبکہ ووٹ کے بارے میں پارلیمنٹری پارٹی کی ہدایت کا ذکر ہے. میں نے ہائی لائٹ بھی کیا ہوا ہے. اب آپ کو 18ویں ترمیم اس کا اسکرین پہ نظر آ رہی ہے. یہاں پر بھی ووٹ کی ہدایت پارلیمنٹری پارٹی کا ہی کام ہے، پارٹی ہیڈ بعد میں ڈیفیکشن ڈکلیئر کرنے کے لیے صرف لایا گیا ہے. میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. امید ہے اب آپ سب کو لوٹوں کے بارے میں آئین اور آئین کو بنانے والے اور اس کے بعد عدلیہ کا منشا اور ارادہ سمجھ آ گیا ہوگا. دوبارہ پھر حاضر ہوں گے کسی اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ. ٹیک کیئر، بائے.